स्टार्ट किया जाए। आप लोग को दिखाने का उस जरूरत नहीं ना है। किसको? अब उसको कर दीजिए। अब उधर ही घुमा दीजिए, जब कमेंट रहेगा ही नहीं तो फायदा, इससे हम देख लेते हैं मोबाइल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 169 आज तो खत्म हो ही जाएगा ना। आज कंफर्म में खत्म हो जाएगा वो। स्टार्ट किया जाए ना। पहला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। कहाँ पर? मक्का में। देख लीजिएगा, मक्का में 11 नवंबर 1888 को। ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछेगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अधिवेशन करने वाला, अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो 1940 से कब तक? 46। सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये बने थे 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष। उसके बाद 1940 में, यानी एक बार इन्होंने 1923 में अधिवेशन किया था, विशेष अधिवेशन दिल्ली वाला में। और उसके बाद 1940 में हुआ था रामगढ़। कहां पर? रामगढ़ हुआ था, जो सबसे लंबे समय तक चला था। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था 1939 से 45 के बीच, इसलिए इसको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया गया। बोला जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। तो लिख लीजिएगा इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारियां। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहां और कब हुआ था? तो मक्का में हुआ था, 11 नवंबर 1888। लिख लिए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। लिख लिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन किए थे। लिखते चलिएगा पॉइंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार, लिख दिए हम सारा ऐसे पॉइंट, लेकिन लिखा दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अधिवेशन किए थे। इसका असली नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मुहिउद्दीन अहमद। मुहिउद्दीन अहमद। इसका असली नाम मुहिउद्दीन अहमद था। किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? अबुल कलाम आजाद का असली नाम मुहिउद्दीन अहमद था। मुहिउद्दीन मुहिउद्दीन अहमद। किसका असली नाम था? अबुल कलाम आजाद का। जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में। मक्का कहाँ है? ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सऊदी अरब। आपके ऑप्शन में मक्का नहीं देकर सऊदी अरब दिया तो आप छोड़ के आ जाइएगा। तो मक्का सऊदी अरब। मक्का सऊदी अरब। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। कितने बार बने थे ये अधिवेशन की अध्यक्षता? 2 बार। एक बार 1923, एक बार 1940। लिख लीजिएगा 1923, 1940। 1923 और 1940। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री लिखे। 1958 में मृत्यु। तब तक वो शिक्षा मंत्री तक थे। 1958 में मृत्यु। 1958 में मृत्यु हो गया था इनका। कब मृत्यु हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखे। 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 1992, 1992। 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब एक बात बताइए, पहले लिख लीजिए इसको। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अब बताइए कि इसकी इनकी मृत्यु कब हुई? कब? और मिल रहा है भारत रत्न कब? मतलब जिंदा में मिला हुआ कि मरे हुए में? तो मरणोपरांत ना। तो ब्रैकेट में लिख दिया मरणोपरांत। मरने के बाद। मरणोपरांत, मरने के बाद। समझ में आ गया? कब से कब तक ये अध्यक्षता किए थे? 1940 से 46। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन? अब्दुल कलाम आजाद। 2 प्रश्न बनेगा। एक, सबसे अधिक बार अधिवेशन करने वाला 2 व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबे समय तक अधिवेशन करने वाला व्यक्ति अबुल कलाम आजाद। कोई दिक्कत है? स्पीड हो रहा है? हाँ हाँ, देख लिए हम। 4 बार किए थे, लेकिन एक बार वो अलग से, वो उनका ये क्या रहता है, उसको हला एक 3 ही मुख्य रूप से रहता है 4 बार। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे एक अवमूल्यन। अवमूल्यन कितना बार हुआ था भारत में? 3 बार। तो 1991 का कितना बार हो गया था? 2 बार। लेकिन उसको 4 बार नहीं बोलते, कितनी बार? 3 बार। उसी तरह उसका केस में है, किसका? जवाहरलाल नेहरू का।
हाँ, एक से अधिक तो मारना ही पड़ेगा। और चूंकि आपके लिए अच्छा है कि बच जाएगा, एक से अधिक है, अगर एडजेक्ट रहेगा तो ऐसे 3 बार ही मारना है। 4 बार वो किए हैं, लेकिन मारना है कितना बार? अभी जैसे एग्जांपल आपको कैसे बताए कि हम लोगों का जो अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन हुआ था, जानबूझकर पैसा को कम कर दिया जाता है, वैल्यू को कम कर दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा तो डिवैल्यूएशन किया जाता है। तो 3 बार हमारे यहाँ हुआ। लास्ट टाइम जो हुआ था 1991 में, जब एलपीजी आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह के समय में, नरसिम्हा राव के समय में, प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव। तो उस समय में जो 1991 का जो दौर था, उसमें वो 2 भाग में बट गया था, 1 जुलाई और 3 जुलाई क्रमशः था ये डेट, तो 2 भाग में बटा। तो इस तरह से टोटल मिलाकर कितना बार? 4 बार होना चाहिए, लेकिन उसको काउंट कितना बार करते हैं? 3 बार। मौलाना अबुल कलाम आजाद का बचपन का नाम क्या था? मुहिउद्दीन। वही जो अभी लिखा है वही है, मुहिउद्दीन। हटा दें, ये तो ऑलरेडी आपको लिखा चुके हैं, पूरा इसी पे फोकस है मौलाना अबुल कलाम आजाद पर। मौलाना आजाद के माता और पिता का नाम, तो माता का नाम लिखा बीबी आलिया और पिता का नाम है मौलवी खैरुद्दीन। बीबी आलिया और मौलवी खैरुद्दीन। बीबी आलिया और मौलवी खैरुद्दीन। हाँ, रुके हुए रुके हुए। आगे बढ़े, नाम लिख लिए। मौलाना आजाद के परिवार भारत में कहां और कब आकर बसे थे? कलकत्ता में 1897। कलकत्ता में 1897 में मौलाना आजाद। मैक्सिमम मौलाना आजाद के बारे में आप लोगों को लिखाई दिए कंटेंट। मौलाना आजाद का परिवार भारत में कलकत्ता में 1897 में आकर बसे, और पहले भी हम बता चुके कलकत्ता के संस्थापक थे जॉब चारनाथ, गोविंदपुर, सुतानती और कालीकट, तीनों से बनाया था ना। क्वेश्चन नंबर 173, मौलाना आजाद ने कुरान पर टीका किस नाम से लिखा था? देख लीजिएगा, तुर्जुमान ऐब कुरान। तुर्जुमान ऐब कुरान। तुर्जुमान ऐब कुरान। तुर्जुमान ऐब कुरान लिख लिए। क्या नाम बोले? किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान? और गीता और बाइबिल। अगला क्वेश्चन क्या का है? मौलाना आजाद दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष किए थे? तब बता दिए हैं पहले ही क्लास, पहले ही स्लाइड में, 1940। अगला है आपका 1940 का अधिवेशन कहां हुआ था? बताया हुआ है ना। अब एकदम फटाफट चलेंगे। मौलाना आजाद 1940 से कब तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? 42। बताया हुआ है ना। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कब किया गया था? आह्वान किया गया था 8 अगस्त 1942, बंबई के ग्वालियर टैंक से। बंबई के ग्वालियर टैंक से इसका आह्वान किया गया था, और 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, और इसके तहत बड़े बड़े लोगों को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था, जैसे महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? इन तीनों को आगा खां पैलेस में, कहां पर? आगा खां पैलेस में, यही ना। राजेंद्र प्रसाद को लिखिए, दिखा देते हैं, याद है ना सबको? राजेंद्र प्रसाद को कहां? बांकीपुर जेल, यही पटना वाला है ना। राजेंद्र प्रसाद को कहां? कभी कभी ऑप्शन में आपका बांकीपुर नहीं देगा, डायरेक्ट लिख देगा पटना, तो पटना मारिएगा, फिर खोजते मत रहिएगा, अरे सर बांकीपुर बताए है ना। और जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग। किस किस पर्व के समय में वो भाग गए थे? कहाँ चले गए थे वो? नेपाल। और वहां जाकर आजाद दस्ते का निर्माण किए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। भारत में उनकी भूमिका थी, वो भूमिगत रहकर काम कर रहे थे, अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। और हमारे भारत में, बिहार में एक हवाई अड्डा है पटना का, इसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बार भी इंटरनेशनल जो है वो लैंड नहीं करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, है ना, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, बड़े बड़े नेताओं को, इसलिए इसको स्वतः स्फूर्त यानी सेल्फ जनरेट मूवमेंट कहा गया। सेल्फ जनरेट मूवमेंट कहा गया, मतलब सेल्फ जनरेट मतलब स्वतः स्फूर्त, लिख लीजिएगा। इस आंदोलन को स्वतः
देख लेना, ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास में। स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। स्वतः स्फूर्त, सेल्फ जनरेट मूवमेंट। इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है क्योंकि सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो लिखेगा इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है। और जिनको लगे कि ये हिंदी में परेशानी हो रहा है तो लिख लीजिएगा सेल्फ जनरेट मूवमेंट। सेल्फ जनरेट मतलब खुद से करने वाला आंदोलन, क्योंकि सब तो गिरफ्तार है तो भाई आजादी कौन दिलाएगा। अब नेता के भरोसे आप बैठे रहिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं तो टीचर के भरोसे बैठे रहते हैं कि आप अपने भरोसे थोड़े याद करते हैं। सर जी, चंद्रा सर बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था। पहले के जमाने में होता था, आंख बंद किए, ट्यून से ट्यून मिला, आंसर आ गया। अब ऐसा नहीं होता, अब ट्यूनिंग कहीं और चल जाता है, याद रखिएगा। देख लिए ऑपरेशन कौन, क्या आह्वान किया तो 8 अगस्त, जारी किया 9 अगस्त। आह्वान मतलब वहां पर मीटिंग करके उसको जारी किया था 8 अगस्त को, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए कर दिया था 9 अगस्त को। और उसी समय में अर्ली इन द मॉर्निंग सभी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। उसी समय महात्मा गांधी बोले थे, करो या मरो, जिसको कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है। आज तक महात्मा गांधी कभी नेगेटिव शब्दों में बोले नहीं, हिंसा का कभी पालन नहीं किए थे। और आज उनके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हिंसा कहीं ना कुछ झलक रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि करो या मरो। तो मरो मतलब खुद मर जाओ, या तो आजादी ले लो, उन लोगों को भगा दो, या खुद अपना जीवन क्या कर दो, खत्म कर दो। तो अपना जीवन खत्म करना भी तो हिंसा है। तो कहीं ना कहीं वो लास्ट टाइम में ऐसा समय आ जाता है जब वो हिंसा को अपना ही लिया, ऐसा इतिहासकार तर्क देता है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1942, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तो क्वेश्चन आज के पहले स्लाइड से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। 1940 से 46 तो नहीं आ जाएगा, पूछेगा आपसे आजाद हिंद फौज के गठन के समय में कौन था। अरे भाई आप लोग नहीं समझे, जैसे हम क्वेश्चन क्या बोले, आपसे 1940 लिखा है ना, आपसे हम बोले 1940 से कितना तक, 40 तक ये रहे। अब आपसे पूछेगा बताओ क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। क्रिप्स प्रस्ताव पता है, क्रिप्स प्रस्ताव कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए। 1942। पूछेगा अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किए थे। आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद सरकार के समय में अध्यक्षता कौन किए थे। नहीं, सबका क्वेश्चन आ जाएगा, आएगा कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में कौन किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय में कौन किए थे, आ जाएगा कि नहीं सर आंसर। वही तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, भारत की आजादी के समय में अध्यक्षता कौन किए थे, ये थोड़े आएगा। हमको पता था बोलिएगा आप लोग, ये तो 46 तक ही ना है। अब भारत आजाद कब हुआ, 1947, याद किए हुए ना। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। कहां पर, बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। तीसरे का कौन किया था, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे का कौन किया था, जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। आजादी के समय के अध्यक्ष कौन थे, कृपलानी। और सुभाष चंद्र बोस किस किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, 38 और 39। हरिपुरा और त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरी। हरिपुरा और तो हरिपुरा कहाँ है, गुजरात। और त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास। रिजाइन किसमें मारे थे, त्रिपुरी। रिजाइन किसमें मारे थे, त्रिपुरी। उसके बाद उसके जगह पे कौन आ गए, राजेंद्र प्रसाद। यानी त्रिपुरी अधिवेशन में रिजाइन मारे सुभाष चंद्र बोस, और त्रिपुरी अधिवेशन में ज्वाइनिंग किए कौन, राजेंद्र प्रसाद। कौन किए, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, कौन सा, 1924 का बेलगाम अधिवेशन। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत है। सबसे युवा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जो इस्तीफा दिए थे 1939 का, त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर मध्य प्रदेश वाले में, तो उसमें किसके लिए रिजाइन मारे थे, पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थे।
और उनकी हार हो गई थी, लेकिन महात्मा गांधी मुंह फुला लिए थे, इसलिए जरूरी था कि उनको भी अपने से बना के रखे, इसलिए वो क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए वो? उनको नेताजी का उपाधि कौन दिया? हिटलर। कौन दिया था? एडॉल्फ हिटलर, जिसका आत्मकथा का नाम है मीन कैंप, मेरा संघर्ष। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद। 9 अप्रैल 1950 को। 9 अप्रैल 1950। 9 अप्रैल 1950। नौ अप्रैल 1950, ठीक ना। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1923 में अध्यक्षता किए थे, वो कहां पर हुआ था? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। 1923। 23 में क्या कंफ्यूजन है? 23 में हुआ था, दिल्ली में किए थे, वो युवा थे उस समय में, विशेष अधिवेशन हुआ था वो। उसके बाद 40 से 46 वाले में लंबे समय तक लिए थे वो। 35 वर्ष के अवस्था में वो बैठे थे, 23, वही है युवा। युवा मतलब कितना वर्ष? 35 वर्ष में वो बैठे थे। तो पूछेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन, कितने वर्ष में? 35 वर्ष को युवा बोल रहा है, याद रखिएगा। जैसे अभी सबसे युवा राष्ट्रपति आपका कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सोचिए, तो आप बोलेंगे अरे ये तो कैसे हो सकता है? तो अभी तक जो बना है उसके अनुसार स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो कौन? पहली राष्ट्रपति भी है वो, मतलब भारत की आजादी के बाद जन्म हुआ है इनका, तो छोटी नहीं हुई। नहीं समझे क्या बोले? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ होगा कहने, तो जो आजादी के बाद होगा, नरेंद्र मोदी की आजादी के बाद जन्म लिया है। हाँ, आजादी के बाद जन्म लिया है। बाद में? कब? आजादी के बाद जन्म लिया है। तब उनका उम्र कितना हो रहा होगा? हाँ हो रहा होगा, नरेंद्र मोदी का भी हो रहा होगा। 75 वर्ष ना। हम लोग का कितना साल हो गया आजादी का? 47 से 2025, जोड़िए ना आप लोग, ये सब काम कीजिए, ये सब। कितना नंबर था क्वेश्चन? 180। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको बताने की जरूरत नहीं ना है। अगला है आपका 181। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा मंत्री के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? 47 से 58 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो गई। 47 से 58 शिक्षा मंत्री के पद पर थे, 47 से 58। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। बहुत सारे स्टूडेंट अब्दुल कलाम कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद है, जिनका जन्म मक्का में हुआ था, और ये 1958 तक, जब तक मृत्यु नहीं हुआ तब तक ये उस पद को सुशोभित करते रहे। आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसने किया था? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रुक जाइएगा। एससीईआरटी लिखा है कि आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा हुआ था। एससीईआरटी ऐसा लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं होना चाहिए। ये आंसर होना चाहिए आपका, एससीईआरटी में कुछ डिफॉल्ट भी है, और उसमें जिस पर्पज से लिखा होगा भगवान जाने। तो आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्थापना किए थे राधा कृष्णन जी। कौन किए थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो इसके बारे में हम कुछ अलग से आप लोग को नोट लिखा देंगे। इसका जो आंसर है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक। लेकिन इसके अलावे जो है नोट करके जो लिखा रहे हैं वो लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना भारत के दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन? भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। के द्वारा की गई थी। कब? 1948 में।
1948, 1948 में, 1948 में हो गया। फिर उसी में लिखेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम, उसी का पॉइंट है जो अभी ये स्लाइड का सारा पॉइंट हम लिखा रहे हैं, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को, 28 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय लिख दे क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ब्रैकेट में कर दीजिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी थी, की नींव रखी थी। नींव नहीं समझ रहे हैं, जड़, जड़, बेस, क्लियर है, क्लियर है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्थापना राधा कृष्णन 1948, उसके बाद आएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन तो अबुल कलाम आजाद 1956, लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट फिर जोड़िएगा इसमें, ये अनुदान आयोग ही था क्या, देखे देखे कॉपी, अच्छा एक मिनट देखने दीजिए ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना भारत के दूसरे राष्ट्रपति प्रथम, इस कहाँ लिखे हैं वो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको 53 ही कर दीजिएगा, 53 लिखा है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करिए, रहने दीजिए, वो सही है। तो आपसे अगर पूछेगा 53 सही है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अगर पूछेगा तो क्या बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अगर बोलेगा तो आपका आंसर होगा राधा कृष्णन, और फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूछेगा तो आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना हुआ था 1953 में, स्पष्ट है। एससीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसने किया था, अबुल कलाम आजाद। उसको हम सुधार के परिवर्तित मोड में आप लोग को लिखा दिए, वही जो आपको लिखा है वही आंसर आपको एग्जाम में करना है, क्लियर है। देखिए आप लोग को हम पहले ही बोले थे जिनको बोलना है हाथ उठा के बोलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हम देखते रहते हैं कौन बोल रहा है, खोज रहा है, उधर चुप हो जाते हैं, इन्हें तो फिर हम आपका सवाल को लेंगे ही नहीं, वैल्यू नहीं देंगे आपके सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली में प्रथम काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का आयोजन कब और किसने किया था, 1954 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, तब उन्हीं से जुड़ा हुआ है। 1954 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, 1952। बताइए तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत देने की प्रथा कब से शुरू हुई, 1954। पद्म पुरस्कार देने की प्रथा कब शुरू हुई, 1954, लिख लिया, नोट, नोट करके एक दो डेट बढ़ाइए अपने कॉपी में, नोट करके लिखिएगा। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, भारत रत्न, तो लिखिएगा भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। पद्म में तीनों पुरस्कार आता है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो पद्म पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार की शुरुआत, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई थी, 1954 से हुई थी, लिख लिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब, 1954। पद्म पुरस्कार शुरुआत कब, 1954। पहले जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली
राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी बी रमन, 3 लोगों को मिला था ना। और अभी तक के इतिहास में 3 लोगों को ही मैक्सिमम मिला है, लेकिन इस बार पहली बार कितने लोगों को? 5। उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है ना? नहीं है कोई तो? हाँ बोलिए। नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव है, एमएस स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, और एक बच्चा कौन? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए तो बोलिए आप। सब लोग शांत रहिए, बोलिए 5 का नाम बोलिए। इसको बोलते हैं प्रेशर। ऐसा नहीं कि इन बंदे इसको इनको याद नहीं होगा, इनको याद होगा, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? ये उम्मीद नहीं किए थे कि सर मेरी तरफ हाथ उठा के बोलेंगे उठ खड़े हो जाओ, ये सोचेंगे ला जाएगा ऐसे करके। आपको याद है, हमको पता है, बैठिए। और कौन हाथ उठाए थे? हाथ उठाइए, देखिए अभी संख्या घट गया। प्रेशर है। हम बार बार बोल रहे एग्जामिनेशन जो होता है ना, वो एक प्रकार का क्या है? वो प्रेशर को अगर आप सीख गए तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपसे भोंदू भोंदू विद्यार्थी, जो बोका विद्यार्थी है, आपसे कम जानने वाला भी रिजल्ट कर जाता है, और आपसे तेज, बहुत तेज जो है, बहुत तेज बैठा रह जाता है, क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाता है। वहां प्रेशर झेलना बहुत जरूरी है। विराट कोहली 1 बॉल में क्या हो गया? आउट। तो क्या खत्म हो गया इंडिया? प्रेशर, उसी को बोलते हैं प्रेशर। लास्ट टाइम तक प्रेशर झेलना है, तभी आप मैच को क्या कर पाएंगे? जीत जाएंगे। उसी बीच एक छक्का लग जाता है तो वाह, स्कोर बराबर। कुछ भी हो सकता है, तो प्रेशर झेलने का ताकत आप में होना चाहिए। तो प्रेशर झेलिए। अभी याद हुआ? याद आ रहा है? अभी तक नहीं आ रहा है? याद है? बोलिए तो, बैठ के बोलिए। और कौन है? चलिए ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी थे ना? चौधरी चरण सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, स्वामीनाथन थे, लालू प्रसाद यादव थे। हाँ नहीं, नहीं थे। हाँ, हमको लगा बोलिएगा हाँ। चलिए आगे बढ़िए। मौलाना अबुल कलाम आजाद किस वाद्य यंत्र में दक्ष थे? सितार वादक। सितार, सितार वादक, सितार बजाते थे, सितार वादक। इतिहास में कहता है बिना वादक करते हुए सिक्कों पर किसका ये मिलता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। ईरान का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। फारस का नेपोलियन कौन? नादिर शाह। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु कब और कहां हुई थी? 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में। लगता है हो चुका है क्या? अच्छा, पहले हम बताए हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की मृत्यु कब और कहां हुई थी? फरवरी 1958, 22 फरवरी 1958 को, 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है कि नहीं दिल्ली? नहीं दिल्ली। कितने लोगों को लगता है नहीं दिल्ली? हाथ उठाइए तो। आप देखिए हाथ नहीं उठाएंगे लोग। भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है कि नहीं दिल्ली? दिल्ली ना है। उसकी राजधानी है क्या? भारत की राजधानी भी क्या? नहीं दिल्ली। बताइए। अगला 186 ना। मौलाना अबुल कलाम कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये तो लिखा चुके हैं ना, मरणोपरांत। पहला ही स्लाइड में हम सबका आंसर लिखा दिए हैं। अब अगला नया क्वेश्चन आ गया। कैसर ए हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया था? महात्मा गांधी ने। बापू महात्मा गांधी ने। किसके विरोध में? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो लिख लीजिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए यहां भी 2 तरह का प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड, 1 मिनट रुक जाइएगा फिर लिखिएगा। 1919 में आप लोग का रॉलेट एक्ट आया था। ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो और शक के आधार पर क्या कर लो? जेल में बंद कर दो। सतपाल मलिक को जेल में बंद किया, सैफुद्दीन किचलू को जेल में बंद किया। तो दोनों को करने के कारण ही फिर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वहां के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे वो थे आपके जनरल ओ डायर, लेकिन जो सेना को लेकर आने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था HR डायर। क्या नाम था? HR डायर। और गोली चलाने का आदेश दिया था HR डायर। बहुत सारे जगह पर लिखा है, SCRT में खुद लिखा है ओ डायर। SCRT में लिखा है कितना? क्या? ओ डायर। लेकिन आंसर होगा कौन? R डायर। याद रखिएगा, भारत सरकार का जो प्रपत्र आता है, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो भारत सरकार का एक प्रपत्र है, उस प्रपत्र में सारा चीज लिखा हुआ है, वो इंपोर्टेंट
इंफॉर्मेशन होता है, उसको काट नहीं सकता कोई, वो भी एक ऑथेंटिक चीज है। तो उसमें साफ सुथरा बात लिखा है कि जनरल HR डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था। यहां भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ओ डायर की आर डायर, याद रखेगा HR डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था, और उसमें उधम सिंह जाकर मारा था लंदन में ओ डायर को। किसको मारा था? ओ डायर को। SCRT में लिखा है ओ डायर, बता दे रहे हैं आपको। NCRT बिना लिखे भाग गया है, वो सिर्फ डायर लिखते हुए निकल गया है। HCRT में पूरा कर दिया, और बहुत सारे किताब वाले लोग वही NCRT का नकल करके डायर लिख के छोड़ दिए, बच्चा को किसमें कर दिए हैं कंफ्यूजन। अब बच्चा कहां से पकड़ेगा, नहीं पकड़ पाएगा ना। तो उस कंडीशन में भारत का राजपत्र आता है, राजपत्र भारत सरकार का ऑथेंटिक होता है। भारत सरकार का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो बोल रही है तो आपको सुना ही ना पड़ेगा ओवरऑल। उसमें लिखा हुआ है HR डायर, कभी लगे कि सर वो परपत्र, तो हम कभी यहाँ पोस्ट पे लगा के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए आगे। कैसर ए हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया था? महात्मा गांधी ने। किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड। यही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, जबकि 19 मार्च 1919 को हुआ था रॉलेट एक्ट। क्लियर है? एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए इसके बारे में। अंग्रेजों ने बोअर युद्ध के दौरान, बोअर युद्ध कितने लोग सुने हैं या जानते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, बोअर युद्ध, बोअर युद्ध कितने लोग हाथ उठाइए। वही है बोअर युद्ध। तो लिखिएगा गांधी जी ने, अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए ना, गांधी जी ने, अंग्रेजों ने बोअर युद्ध, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दक्षिण अफ्रीकी युद्ध। अंग्रेजों ने बोअर युद्ध या बोअर युद्ध, ब्रैकेट में कर देगा दक्षिण अफ्रीकी युद्ध 1899 से 1902, 1899 से 1902, ठीक है। तो अंग्रेजों ने बोअर युद्ध यानी दक्षिण अफ्रीकी युद्ध 1899 से 1902 के दौरान महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, यह उपाधि भारत के सम्राट द्वारा, राजा जी इसको बोलते किंग, क्राउन, भारत के सम्राट द्वारा यह उपाधि भारत के सम्राट द्वारा सार्वजनिक सेवा के लिए दी जाती थी। भारत के सम्राट द्वारा सार्वजनिक सेवा के लिए दी जाती थी। लिख दिए यहां पर, सार्वजनिक सेवा के लिए दी जाती थी। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, महारानी विक्टोरिया ने, नाम सुने हैं ना, कहां की महारानी थी? हाँ लिखिए, महारानी विक्टोरिया ने 1876 में, डेट चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 मई, डेट लिख सकते हैं 1 मई, है ना, ऐसे डेट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 1 मई 1876, 1876 को कैसर ए हिंद की उपाधि ली थी। 1 मई 1876, 1876, 1876, 1876, 1 मई 1876 को कैसर ए हिंद की उपाधि ली थी। हो गया? कैसर ए हिंद की उपाधि ली थी, खुद ली थी हम है महारानी, है ना, और हम लिए इसका उपाधि। ली थी नहीं, क्या की थी? ली थी। अगला लिखिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसी का पार्ट है। ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं ना लग रहा कि सर वो सिर्फ पढ़ा दीजिए, लिखिए आइए मत, वही सब क्वेश्चन आएगा जो लिखा रहे हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि को देना बंद कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लिखिए जल्दी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद कैसर ए हिंद की उपाधि देना बंद हो गया।
कैसर ए हिंद की उपाधि बंद देना बंद हो गया कब? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1900। अगला चले। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहां हो रही थी? जल्ली नामक व्यक्ति का, ये जलियांवाला बाग था। जल्ली, जल्ली, हाँ, अगर पूछेगा कौन से व्यक्ति का था तो जल्ली, जल्ली नामक व्यक्ति का जलियांवाला बाग था। लिख लीजिएगा, जल्ली नामक व्यक्ति का जलियांवाला बाग था। हजारों लोगों की संख्या में लोग मारे गए थे इसमें। जल्ली नामक व्यक्ति का जलियांवाला बाग था। लिख लिए ना, जलियांवाला बाग। अब आएंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? तो 1878 में, 78 में वायसराय लॉर्ड लीटन ने इसे पारित किया गया था। इसको ऐसे लिखिएगा आप लोग, रुक जाइए, आंसर चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसमें जो भारतीय समाचार पत्र थे ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे मान लीजिए हम अंग्रेज हैं, हम अपना समाचार पत्र वगैरह देखते हैं, आप लोग भारतीय हैं, उसमें से एक पत्रकार क्या किया, लिखा और लिख के वो मेरे बारे में कुछ लिख दिया उल्टा पुल्टा, हम लिखने देंगे उसको? उसी पर क्या किया गया, बोला गया कि सारे भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लग जाए, प्रतिबंध। उसी को कहा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो भी छापोगे हमसे पूछकर, अब मेरे बारे में तारीफ करो कि हाँ अंग्रेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से करता है, मारता पीटता नहीं है, टैक्स में, अच्छा बात है, लेकिन मेरा विरोध करोगे तो हम तुमको करने नहीं देंगे। तो ये जो लीटन था, तीन का हमेशा हम आप लोगों को काल बताते हैं, एक बताते हैं किसका, लीटन का, और एक साथ में बताते हैं किसका, रिपन का, और एक बताते हैं किसका, डफरिन का। तीनों का कार्यकाल 4-4 साल का रहा है। ये रहा है आपका 1876 से लेकर 80 तक, ये रहा है 1880 से लेकर 84 तक, और ये रहा 1884 से लेकर 1888 तक। यही ना, कितने कितने साल तक, 4-4 साल तक। ये जो लीटन के समय में देख रहे हैं 76 से 80, इसी के समय में 1878 का जो घटना था, उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू कर दिया गया। लागू कर दिया इन द सेंस क्या, कि जो भारतीय समाचार पत्र है उसको प्रतिबंध कर दिया गया था लीटन के द्वारा। बड़ा बदमाश था ये। और भारतीय राष्ट्रीय जो हमारा इंडियन सिविल सर्विसेज था, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो भारतीय प्रतियोगिता जो हमारे यहाँ होता था सिविल सर्विसेज का, उसमें उम्र को घटा दिया गया और इसमें कर दिया गया 21 से कितना, 19 वर्ष। 21 से 19 वर्ष। क्यों, कौन किया, लीटन। तो अच्छा किया कि खराब? खराब ना किया? किसी को लगता है अच्छा किया क्या? खराब किया। उसके बाद आया कौन, रिपन। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसके समय में हुआ था, नहीं, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। आप बीपीएससी के विद्यार्थी हैं, फंसाएंगे हम, फंसना नहीं है। बार बार बोलते हैं, बुलाती है मगर जो दिखता है उसे तुरंत आंसर नहीं मार देना है, उसमें सोचना है जरूर कुछ गड़बड़ है। बीपीएससी का मतलब यही है कि जहां क्वेश्चन दिखे आसानी से मारना ही नहीं है, जहां क्वेश्चन है कुछ गड़बड़ तो है कि फंसा रहा है। पहले से सोच के रहिए, दिमाग में सोचिएगा तो बहुत सारी चीज आपके दिमाग में आएगा। कभी कभी यही सोच के साथ हल्का क्वेश्चन दे देता है, हल्का क्वेश्चन दे देगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन। अब आप सोच रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब इसमें क्या गड़बड़ है भाई, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा, मारिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो रिपन जब आया था, याद रखिएगा, अगर पूछेगा भारत में पहली बार जो हुआ था तो वो किसके समय में हुआ था, लॉर्ड में। उसी को चाकू भोंक के मार दिया था। तो कौन सा गवर्नर जनरल या गवर्नर या वायसराय था जिसको चाकू भोंक के हत्या कर दी, तो लॉर्ड में। उसके बाद नियमित जनगणना शुरू हुआ किसके समय में, रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन, रिपन। और ये रिपन लीटन का उल्टा काम किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया कौन, लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया कौन, लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया कौन, रिपन। ये सिविल सर्विसेज में उम्र को 21 से किया कितना, 21 से कितना, ये किया उल्टा 19 से। इसलिए इसको बोलते हैं भारत का उद्धारक। किसको, रिपन को। अच्छा कर रहा है कि खराब? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। तो लिख लीजिएगा, लीटन, रिपन, डफरिन। जब भी एक क्वेश्चन पूछे तीनों आपके दिमाग में घूमना चाहिए, है ना। 76 से 80, 80 से 84, 84 से 88। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन रद्द किया, रिपन। ये तो तब सब आंसर बनेगा ना जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है समझिएगा। वो समझ भी नहीं आ रहा था तो आप रट लिए, आंसर गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया, अच्छा है कि खराब? खराब है, क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। हटा दें। अब इसका क्वेश्चन जो एससीईआरटी दिया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया था। हालांकि किया तो ये गया था कि भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था। 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लीटन ने पारित किया था। क्या पारित किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वही बताना चाह रहा है, शब्द थोड़ा अलग है। क्लियर है?
शस्त्र अधिनियम किसके समय में आया था? ईटन के समय में आया था सर। हाँ उसी के आसपास, उसी के आसपास आया था। हटा दें इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आज तो खत्म हो जाएगा आराम से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया था? चंपारण। हाँ यही सब बोल के खुश रहिए आप लोग। चंपारण सत्याग्रह नहीं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब पहुंचे? कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे? बोलिए। 1982। आप बोलिए। 1893। बैठिए, बहुत अच्छा। देखिए देखिए, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका। फटाफट महात्मा गांधी के बारे में जल्दी से। गांधी जी मई 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। गांधी जी मई 1893 में 1893 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका। घूमने गया था, मन क्या चल गया। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी ने, हाँ 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले, गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कब? 1906 1906 में, रंग भेद की नीति को लेकर। ठीक ना? ठीक है, क्या लिखे? हाँ 1906। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हमारे यहाँ नहीं बल्कि कहाँ? अफ्रीका में होता। फिर यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान होता 1917 में। तिनकटिया पद्धति कहते 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था, और राजकुमार शुक्ल उनको पकड़ के लेकर आए थे, बताए थे। पश्चिमी चंपारण के थे कौन? राजकुमार शुक्ल। नरकटियागंज एक है ना जगह, वहीं क्या है? कोई क्या है उधर के? हाँ उधर के ही है ना, नरकटियागंज। क्या नाम बोले? अभी बहुत स्टूडेंट ध्यान नहीं दिया इस पर, पता है? सब लोग सोच रहा है वो सर तो ऐसे ही बोल दिए हैं। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करेगा? पूछ देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885। ये सब पढ़ने वाला चीज है। हाँ ये पढ़ने वाला चीज है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ था 1852, 1852 में, 1852 में। देख लीजिए, गुजुलू लक्ष्मी नारासू। लक्ष्मी नारासू लिखिए ना, लक्ष्मी नारासू, ऐसे नाम है गुजुलू। गुजुलू ऊपर लिख दिए, गुजुलू लक्ष्मी नारासू, नारासू, गुजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी। चेट्टी नहीं याद रहेगा, याद रखिएगा छोटी, छोटी क्या याद रखना है? छोटी। तो गुजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1852। डेट लिख लीजिए, 26 फरवरी 65। 1852 ना है? हाँ 26 फरवरी लिख लीजिए। अरे ये पहले वाला डेट है, ये है 1852। 26 फरवरी 1852 को लिख लिए। इसके बारे में थोड़ा जानकारियां इकट्ठा कीजिए। देखिए यह मद्रास प्रेसिडेंसी का, या मद्रास, या कौन? MAN मतलब मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में बता रहे हैं। या मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन था। या मद्रास प्रेसिडेंसी का, या मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठन था। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये राजनीतिक संगठन था जो जो उपनिवेशवाद विरोधी संगठन था, जो उपनिवेशवाद विरोधी, जो उपनिवेशवाद विरोधी संगठन था। उपनिवेशवाद विरोधी संगठन। कितने लोग उपनिवेशवाद नहीं समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। बाद बाकी मतलब समझ रहे हैं, मतलब सबसे पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन, यही ना? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? हाथ उठाइए। देखिए अभी संख्या बढ़ गया, मतलब गजब का स्टूडेंट है आप लोग।
मतलब बोल बोल के थक गए हैं, इसलिए ना शोषण होता है। भारतीय लोग में अंग्रेज लोग आके शोषण किया, क्या लगता है अंग्रेज का गलती था? वो गलती किसका था? भारत का। आज आप लोग शोषित होते तो क्या लगते हैं? टीचर का गलती है, स्टूडेंट का गलती है? पूछ पूछ के बोलते तब भी नहीं बोलता है सर। अब टीचर क्या कहता है? उड़ा उड़ा के देते चलता है आगे। अरे जब बोलते हैं समझ में जिसको नहीं आया तो हाथ उठाइएगा ना सर। सीखने आए, टाइम पास करने आए। जब 5 बार बोलते हैं तब डर से उठाते हैं, हाँ देखते हैं सामने वाला पड़ोसी उठा उठा, हम भी उठाए। अरे आपको नहीं आ रहा, आप हाथ उठाइए, सिंपल सा बात है। उपनिवेशवाद किसको समझ में नहीं आता? हाथ उठाइए। कि अब संख्या और ज्यादा बढ़ा है। हमको लगता है 2-3 बार मोटिवेट करेंगे तो सब हाथ उठा देगा। अच्छा कितने लोगों को पता है? वो हाथ उठाइए, बोलिए। हाँ ठीक है, तरीका थोड़ा अलग है लेकिन आंसर सही है। मतलब उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनीज, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र के अंतर्गत वो आधिपत्य में रहा हो। मतलब कोई भी देश के अंदर अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनीज, यानी उपनिवेशवाद। उपनिवेश कहते हैं, और उपनिवेश से बना क्या? उपनिवेशवाद। जैसे हम है ब्रिटिश और हमारे अधीन आप लोग सब लोग हैं ना, अमेरिका है, बहुत सारे देश हैं, इंडिया है, बहुत सारे देश हैं, तो ये सारे देश हमारे कौन हो गए? उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब कॉलोनीज, मतलब हमारे गुलाम, हमारे आधिपत्य को स्वीकार किए हैं आप लोग। तो जो देश किसी देश का आधिपत्य को, गुलामी को स्वीकार किया हो, उस देश को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। और उसी से बना क्या? उपनिवेशवाद। क्लियर है? और इस उपनिवेश के कारण ही मैक्सिमम लोगों के पास रॉ मटेरियल आ जाता था। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड का उस दौर में उपनिवेश क्या था? ज्यादा था। जैसे पहले इतिहास में पढ़ते थे अशोक के समय में, तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल होता था, साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण। याद है? बोलते ही नहीं है। नहीं पढ़े क्या? अच्छा से पढ़िएगा तब ना आप लोग। उसमें लिखा हुआ है शब्द साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया था कौन? अशोक। उसी प्रकार से यहां पर लिखता है क्या? उपनिवेशवाद नीति का अनुसरण किया था कौन? ब्रिटेन। मतलब बहुत सारे देश को अपना गुलाम बनाकर रखा था। जब गुलाम बनाकर रखेगा तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल ज्यादा मिलेगा कि कम? और ज्यादा मिलेगा। यही कारण है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई? ब्रिटेन में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई? पूछेगा कारण तो बोलेगा रॉ मटेरियल ज्यादा मिला। तो रॉ मटेरियल ज्यादा मिलने का कारण क्योंकि उसके पास कॉलोनीज ज्यादा था। तो दोनों में से जो ऑप्शन देगा उसके अनुसार आप आंसर मार सकते हैं। क्लियर है? तो उपनिवेशवाद विरोधी संगठन था ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इस समय में मद्रास प्रेसिडेंसी का पहला राजनीतिक संगठनों में से एक। कब इसका निर्माण हुआ? लिखा हुआ है 1852, फिर भी नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलिए, बंगाल विभाजन का आदेश कब जारी किया गया? 1905। बंगाल विभाजन का जो है ना प्रपोजल 19 जुलाई 1905 में आता। कुछ स्रोतों में 20 जुलाई भी देता है, लेकिन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। अमार सोनार बांग्ला नाम का जो गीत था बड़े पैमाने पर उसका यूज किया गया था। और रक्षाबंधन त्योहार भी बड़े पैमाने पर मनाया गया था। और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 करजन के समय में, और ये रद्द हुआ था 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय में। और उस समय में दिल्ली दरबार लगा था कई बार वाला? तीसरी बार। तीसरी बार 1911। और उसमें घोषणा किया गया कि अब जो है, जॉर्ज पंचम थे वहां, इस समय में घोषणा किया गया कि अब जो राजधानी हमारी कोलकाता है वो कोलकाता से कहां चले जाएगी? घोषणा किया 1911 में, कर दिया 1912 में। तो बंगाल विभाजन का आदेश कब जारी किया गया था? 1905। एक और क्वेश्चन है बीपीएससी का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर किस आंदोलन का उदय हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेश मतलब अपने देश का, यानी बाहरी वाले चीजों का बाइकआउट करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, समझ रहे हैं? तो स्वदेशी आंदोलन आप बताइए तो कब हुआ था? 5। बैठिए, हाँ ही नहीं मानना है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? किसकी पृष्ठभूमि पर? ये इंपोर्टेंट है, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि पर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा हुआ था? लेकिन उसमें से एक चुनना हो तो? सलीमुल्लाह खान। ऐसे है आगा खान और सलीमुल्लाह खान के द्वारा। लेकिन अगर आपको एक आंसर मारना हो तो सलीमुल्लाह खान को पहले मारना है। सलीमुल्लाह, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आपका आगा खान ऑप्शन में देगा ही नहीं। तो सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, पहले अध्यक्ष। ये सब तो आप लोग के लिए कॉमन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, घबराना नहीं है। अभी एग्जाम का डेट नहीं ना निकाला है, ये सब प्रक्रिया हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आप लोग का मैराथन हम करवा देंगे हिस्ट्री का। अब ये कंफर्म नहीं है कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, एक तो मैराथन जरूर होगा। सब लोग जुट जाइएगा आपसे मैराथन में, ठीक? जितना क्वेश्चन होगा फिर से टॉपिक वाइज करते चल जाएंगे एक ही दिन में, चाहे 14 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, एकदम लगातार सुबह से शाम तक बैठे रह जाइएगा। और पूरा जितना क्वेश्चन होगा
उस क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, क्लियर करा देंगे। क्लियर ना? बंगाल विभाजन हुआ था 1906 में। इनका कहना है कि बंगाल बंगाल विभाजन 1905 में, सॉरी, हाँ, 1905 में बंगाल विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? कौन क्या था? कौन क्या था, आप ही बताइए। कौन कौन था? नहीं, वो अलग से वो भार संभाले थे, लेकिन मेन आदमी यही थे, इन्हीं के नेतृत्व में। अच्छा, कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर देंगे। चलिए देखिए आगे। लोकमान्य तिलक को किस आरोप में सजा सुनाई गई थी? इन पे तीन तीन बार राजद्रोह का आरोप लगा था। कितनी बार? 3 बार। इनको भेजा कहां गया था? मांडले जेल। कौन सा जेल? और ये मांडले जेल है कहां पर? बर्मा। उस समय में था कहां? बर्मा। अभी वर्तमान में कहां है? अरे पहले बर्मा नाम हुआ करता था। ये जो भारत का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये भारत में ये वाला पहले होता था क्या? बर्मा। इस बर्मा का नाम अब हो गया म्यांमार। तो उस समय में मांडले जेल हुआ करता था, वहीं पर इनको भेज दिया गया था। किसको? लोकमान्य तिलक को। कब? 1908 में। 1908 से 6 साल तक रहे थे। कितने साल तक? ये भी क्वेश्चन पूछता है, कितने साल तक? 6 साल तक कारावास हुआ था। तो कितने तक हुआ? 14। 14 तक ना। और उस समय में विश्व युद्ध का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। चलिए अगला है क्वेश्चन आपका। महात्मा गांधी 1915 में किस देश में भारत में लोकप्रिय बना दिया? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका 1915, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और एनआरआई डे मनाया गया था, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, भारतीय प्रवासी दिवस। कहां पर इस बार? इससे पहले याद तो रहता है आप लोग को। गांधी जी के किस आंदोलन ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया? चंपारण सत्याग्रह। इसी से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी के चंपारण आने का न्योता कौन दिया था? है ना, नरकटियागंज के राजकुमार शुक्ल, पश्चिमी चंपारण। राजकुमार शुक्ल। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑलरेडी बता चुके हैं, 13 अप्रैल 1919। मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली। 1919 में ये स्टार्ट हो गया था। तुर्की का वहां मुस्तफा कमाल पासा थे वहां पर। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, लिख लेना है। तुर्की को क्या कहा जाता है? एक संधि हुई थी तुर्की के साथ, सेब्रेस की संधि। बीपीएससी के लिए इंपोर्टेंट है सब, सेब्रेस की संधि। इसके द्वारा तुर्की को नोच खसोट के खत्म कर दिया था कौन? अंग्रेज। ये सेब्रेस की संधि। ठीक है। और साथ में आप एक चीज और लिख लीजिएगा, खिलाफत, खलीफा शब्द को लिख लीजिए। लिखिए, नाम लिखा देते हैं। खलीफा शब्द को, खलीफा अंग्रेज के साथ, खलीफा शब्द को 1924 में खत्म कर दिया गया। यानी खलीफा जो पद था ना, पद को लिखेगा, शब्द नहीं। खलीफा पद को 1924 में, 1924 में खत्म कर दिया गया। और आज आप लोग का इतिहास का विषय समाप्त हो गया। लेकिन इतना इतिहास से आप लोग का बीपीएससी निकल जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वो इतिहास था जो एससीईआरटी से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा एनसीईआरटी में भी बहुत सारे तथ्य हैं, और इसके अलावा अलग से भी आपको अलग से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो अगले क्लास में आप लोग का जो पॉलिटी का सेक्शन, अच्छा इसमें और है, 215 तक है, मतलब आज भी नहीं होगा। है ही नहीं मेरे में, पीपीटी है ही नहीं। पीपीटी इतना ही दिया गया है। क्यों, कल आप लोग नहीं आने वाले हैं? अच्छा, एक मिनट आप लोग शांत रहिएगा। हल्ला नहीं करिए।
कल रहेगा मेरा क्लास रहेगा तब, कल ही इसको कंप्लीट करवा देंगे। और पॉलिटी का भी छूटा हुआ है, छूटा हुआ नहीं है, अगले क्लास का पॉलिटी का है, वो शुरू कर देंगे, कल क्लास होगी। सर के अनुसार सर बताएं कि अभी क्लास होगी, इसलिए हम वो चीज बता दे रहे हैं आप लोगों के पास कि कल क्लास है। कुणाल सर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम रहेंगे, क्लास आपकी होगी। और सर्च करिए ना। हाँ क्या, हाँ तो क्या दिक्कत है, पॉलिटी नहीं है फिर, है मेरे पास पॉलिटी बना हुआ है। चलिए आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलेंगे हम लोग। पॉलिटी नहीं मिला है?